गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। आज हम बात करें भाई, हमारे पास चैप्टर 3 है। देखो, हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ना क्या है, पहले ये वाली बात समझते हैं। देखो भाई, जो चैप्टर 3 हमारे पास है, चैप्टर 3 की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। सबसे पहले तुम्हें ना, अगर बहुत ही डिटेल में समझना है तो पहले इसकी जो पिछली वीडियो है उसको कवर कर लो, ठीक। जो चैप्टर 2 की है, फर्स्ट की है, उसे कवर कर लो, उसके बाद जाके इस वीडियो पर आना। नॉर्मली होता है ऐसा कि भाई पिछली ही वीडियो में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली होती है। अगर तुम डायरेक्टली इसी चैप्टर पे आओगे तो हो सकता है तुम्हें भाई समझ में ना आए, या फिर तुमने अगर कहीं और से पढ़ा है तो हो सकता है तुम्हें वो सारी बात पता ना लगी हो जो कि पता लगनी चाहिए थी एक्चुअल में। तो इसीलिए जो उसकी पुरानी जितनी वीडियो वो सारी सारी देख लो, तुम्हें एक ही प्लेलिस्ट के अंदर एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब सुनो भाई, हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के बारे में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी क्या है भाई, ठीक है। और आंतरिक का मतलब होता है अंदर। क्या भाई इसका मतलब? इसका मतलब है अंदर। संरचना का मतलब है कैसा बना है, ठीक है। तो पृथ्वी अंदर से कैसा बना है भाई, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे पास है, पृथ्वी की और बात करते हैं भाई। पृथ्वी की सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान। भाई देखो, पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, जो पूरी दुनिया है, उन पूरी दुनिया में सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा है जहाँ पे जीव रहते हैं और कहीं नहीं रहते। फिर कि एवं यहाँ अपनी स्थिति के अंतर्गत, मतलब कि जैसी स्थिति है उसी के अंदर तीसरा ग्रह है। फिर कि इससे नीला ग्रह भी कहा जाता है। भाई पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, ठीक है। भाई पृथ्वी पे 71% पानी है, उसके बाद जाके जितना बचता है वो जमीन और पहाड़ वगैरह है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई हमारे पास। तो कह रहे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी अंदर से कैसा बना हुआ उसके बारे में बात करते हैं। कह रहे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में जिन स्रोतों, मतलब जिन चीजों की भूमिका प्रमुख है, उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। भाई दो पार्ट में विभाजित किया है। पहले को बोलते हैं प्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। तो पहले प्रत्यक्ष के बारे में बात हुई। प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर क्या है, कह रहा इसके अंतर्गत खनन से प्राप्त प्रमाण। खनन का मतलब है खोदने से, धरती को खोदते हैं, उससे जो भी प्राप्त होता है वो चीज। तो खनन से प्राप्त प्रमाण एवं ज्वालामुखी से निकली हुई वस्तुएं आती है, ठीक। तो भाई पहले में क्या आता है, प्रत्यक्ष के अंदर क्या आता है, जो भी खोदने से जो वस्तु निकलती है और जो ज्वालामुखी से जो वस्तु निकली है वो सारी आती है। और भाई कह रहे कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोत क्या भाई, अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर मेरे पास आता है जो भी प्रत्यक्ष के अंदर है उसके अलावा जो भी निकलेगा हम उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब सुनो, तो भाई कह रहे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान, दबाव, एक घनत्व में अंतर है। देखो पृथ्वी के अंदर, ठीक, और पृथ्वी के जस्ट ऊपर, मतलब धरती के नीचे और धरती के ऊपर, या फिर मान लो पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर, भाई सब कुछ में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। जैसे मान लो पृथ्वी के अंदर क्या है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी के बाहर नहीं है, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब सुनो, अच्छा भाई, जिसको ये नहीं पता ना कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, एक ऐसा बल जो हमें धरती पे टिकाए रखता है, ठीक। मान लो तुम कुछ ऊपर फेंक दो, ऊपर फेंक दी क्या होता है, वो चीज क्या तुरंत नीचे आती है। तो ऐसा क्या होता है, मान लो कि भाई देखो मेरे पास, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अब मैं कोई सी भी चीज ऊपर फेंकूंगा ना, ठीक, कोई से, मान लो मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, ये बॉल क्या तुरंत नीचे आ जाएगी। ऐसा क्या होता है भाई, ये सिर्फ हमारे जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण होता है। अब सुनो, तो अगला कह रहे कि अंतरिक्ष से प्राप्त उल्कापिंड, ठीक, ये भी इसी के अंदर है, गुरुत्वाकर्षण है यहाँ पे। अगला बात का भाई कि भूकंप संबंधी क्रिया आदि आते हैं। भाई भूकंप वगैरह धरती के अंदर आते रहते हैं। फिर भाई अगली बात करते हैं भूकंपीय तरंगे क्या होती है। कह रहे कि प्राथमिक तरंगे एवं द्वितीय तरंगे भी मतलब भूगर्भ, मतलब कि जमीन के अंदर, मतलब पृथ्वी के, धरती के अंदर, ठीक, को समझने में सहायक है। भाई देखो क्या क्या चीज, एक तो मैंने बोला पहले वैसा कि जो वैसा प्राथमिक तरंगे एवं द्वितीयक तरंगे, ठीक, भी भूगर्भ, मतलब जो धरती है उसका अंदर, ठीक है, धरती का पेट, ठीक, कह रहे कि भूगर्भ को समझने में सहायक है। यह अध्याय पृथ्वी के अंदर की 3 परतों एवं कह रहे कि देखो भाई, एक तो 3 परतों एवं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थल रूपों को समझने में भी सहायक है। भाई इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज है, वो इन सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो उनको नॉर्मली बोला जाए भाई, जो हमारे पास पृथ्वी की परतें हैं कितनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो कह रहे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतें, भाई पृथ्वी के अंदर टोटल कितनी परतें हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले को बोलते हैं भाई देखो भू प्रॉपर्टी, दूसरे बोलते हैं मेंटल, तीसरे बोलते हैं क्रोट। तो भू प्रॉपर्टी का भी, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है जो धरती के ऊपर है ना वो, ठीक। यह धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है, ठीक। इस परत की चट्टानों का घन 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या, देखो भाई पृथ्वी, जैसे मान लो कि ये हमारी धरती है, यहाँ से अगर हम 30 किलोमीटर तक नीचे जाते हैं,
30 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे तो भाई तो हमारे पास क्या उसको बोलते हैं भू परिपाटी बोलते हैं इसको, ठीक। उसके बाद मेंटल, कह रहे कि भू प्रापर्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह भाग भू प्रॉपर्टी के नीचे आर्म से 2900 किलोमीटर गहराई तक, भाई देखो 2900 किलोमीटर गहराई तक उसमें क्या बोलते हैं भाई, मेंटल बोलते हैं। और फिर भू प्रॉपर्टी एवं मेंटल की ऊपरी भाग मिलाकर स्थलमंडल बनाते हैं। देखो एक तो देखो मान लो कि ये ऊपर वाली मान लो भू परिपाटी है, ठीक है, और जो नीचे वाला है, ठीक, देखो ऊपर वाला भू परिपाटी, ठीक, नीचे वाला मेंटल है। अगर इन दोनों को जोड़ दे, इन दोनों को जोड़ के हम एक साथ बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं उसको स्थलमंडल, ठीक। फिर मेंटल का निचला भाग ठोस मतलब ठोस अवस्था में होता है, इसका मतलब बहुत ही ठोस होता है वो, ये नहीं कि पानी ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर इसका घनत्व लगभग 3.4 प्रति घन सेंटीमीटर। देखो हमें ना घनत्व याद कर चलना है, जैसे इस ऊपर वाले में कितना 3 था, ठीक, ऊपर वाले में कितना भाई, ऊपर वाले में इसका तो 3 ग्राम, ठीक, और ये वाला कितना मेरे पास है 3 प्रति घन, ठीक, सेंटीमीटर। इसका नॉर्मल तुम्हें इसको ना तुम्हें सिर्फ याद रख के चलना है, कुछ और नहीं करना, याद रख के चलना, एमसीक्यू में आते हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगली बात है भाई क्रोड क्या होता है, कह रहे मेंटल के नीचे क्रोड है, जिससे हम आंतरिक व बाह्य क्रोड को 2 हिस्से में बांटते। देखो भाई जो क्रोड है 2 हिस्से में होता है, एक तो बस अंदर का हिस्सा, दूसरा होता है ऐसा बाहर का हिस्सा, ठीक, 2 तरीके से बांट रखा है इसको। यानी कि बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, मतलब भाई ये जो होता है ना वो पानी की अवस्था में होता है, मतलब कि एकदम लिक्विड है और कुछ नहीं है इसके अंदर, कह रहे जबकि आंतरिक क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में। जो अंदर वाला क्रोड है, ठीक, वो क्या है कि एकदम ठोस है, पत्थर की तरह, लेकिन जो बाहरी वाला हो गया पानी की तरह। इसका घनत्व तो लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। देखो यानी कि 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसको भी तुम्हें याद रखकर चलना है। फिर क्रोड निकिल, कह रहे कि निकिल व लोहे जैसे भारी पदार्थ से बना है। भाई ये जो हमारे पास है एक निकिल और जो लोहा, ठीक है, इसको इंग्लिश में निकेल बोलते हैं, निकेल और लोहा ऐसे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं भाई, मेरे पास क्या है कि जो पृथ्वी की भू परिपाटी के भाग, भाई इसके कितने भाग होते हैं, तो इसमें अगर नॉर्मली बोले इसको 2 भाग में बांट रखा है, ठीक है, 2 भाग में बांटा है। पहले का बोलते हैं महाद्वीपीय परत या सियाल, ठीक है, दूसरे बोलते हैं महासागरीय परत या सीमा, 2 चीज बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर मोटी परत, यह मुख्यतः सिलिकेट तथा एल्यूमिनियम जैसे हल्के खनिज से बनी होती है, ठीक है। तो भाई इससे हम क्या बोलते हैं, देखो बोले सियाल, ठीक है, तो सी आई का मतलब क्या है सिलिका और ए का मतलब क्या है एल्यूमिनियम, तो 2 चीज से मिलकर बनी होती है। इससे हम क्या बोलते हैं भाई, बोल रहे जो सियाल का मतलब क्या है, जो एस आई है, ठीक है, एस आई का तुम्हारे पास मतलब क्या है, एस आई का मतलब है सिलिक, मतलब मान लो सिलिकॉन होता है, ठीक है, तो मतलब कि सिलिका हो गया, और जो ए आई है उसको मतलब क्या एल्यूमिनियम है, ठीक है, सिलिकॉन और क्या एल्यूमिनियम, इन 2 चीज से मिलकर बनी होती है, ठीक, ऊपरी परत। अगली की बात करते हैं भाई, वैसे कि यह परत 20 से 30 किलोमीटर, क्या भाई देखो जो मेरे पास दूसरा पार्ट है, मतलब कि महासागरीय परत, इसको हम सीमा बोलते हैं। तो ये वैसे है कि भाई यह परत 20 से 30 किलोमीटर की औसत गहराई पर पाई जाती है। भाई 20 से 30 किलोमीटर की गहराई पाई जाती है, जो कि मुख्यतः बेसाल्ट से बनी है, ठीक है। भाई ये भी तुम्हारे पास एक मान लो एक पदार्थ का नाम है, बोलते हैं ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब होता है, ठीक, तो वैसे एक पदार्थ का नाम है। फिर यह घनत्व में सियाल से भारी है। भाई जो सियाल है ना, इससे क्या भारी होता है, ठीक। इस परत में सिलिकेट के साथ मैग्नीशियम खनिज को भी मतलब की भी अधिकता है। इसके अंदर भाई क्या है कि इसमें मैग्नीशियम भी ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, और जो सिलिकेट बोल लो फिर जो सिलिकॉन बोल लो वो भी इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसे मतलब कि सीमा भी कहते हैं, जो बता दिया मैंने ऊपर ही। फिर अगली बात है भाई भूकंप क्या होता है। भूकंप नॉर्मली मानो भाई धरती के अंदर विस्फोट होते हैं, ठीक, उसके कारण से जो भी कंपन उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। तो भूकंप का साधारण अर्थ है कि भूमि का कंपन अथवा भूमि का हिलना। भाई जब धरती हिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। फिर दूसरे शब्दों में अचानक झटके से प्रारंभ हुई पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं। फिर भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भाई ये ना प्राकृतिक है, कोई इसको ला नहीं सकता, ठीक, बहुत से तरीके भी लाने के, धरती के अंदर बम फोड़ दो बड़ा सा, धरती के अंदर अगर बहुत ही बड़ा बम फोड़ दो भूकंप आ सकता है, ठीक है, लेकिन वैसे नहीं आता। फिर कह रहे कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है। भाई देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर नॉर्मली बात करें क्या क्या आपदा आ सकती है, तो पहला कह रहे कि भूमि का हिलना, पहला क्या होता है भाई, पहली चीज क्या है, भूमि हिल जाती है। दूसरा धरातलीय विसंगति। देखो भाई विसंगति का मतलब है जो धरती है ना वो क्या एक अपनी जगह से हिल जाती है। जैसे ही कोई धरती अपनी जगह से हिलती है तो वहां का सब कुछ संतुलन या बिगड़ जाता है, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं भाई भूस्खलन आता है। मतलब भूस्खलन मतलब क्या, धरती ना मान लो कि एकदम बीच में से एकदम एक परत है, धरती से अगली परत है, ये परत पूरी हट जाती है, ऐसा हो जाता है, ठीक। मान लो देखो एक ऐसी परत है, इसके ऊपर एक और परत है, अगर ये परत हिल जाएगी ना तो इसका क्या नीचे वाले परत से संपर्क टूट जाएगा।
जैसे ही टूटेगा ये धरती का बहुत ही इधर उधर हो जाएगी, ऊपर की जितनी बिल्डिंग है वो सारी सारी अपने आप गिर जाती है। ठीक है, फिर अगला बात है मृदा द्रवण। भाई जो मृदा है धरती के अंदर वो खत्म हो जाती है पूरी पूरी। फिर धरातलीय विस्थापन, भाई जो धरती का जो तल है उसका विस्थापन आता है, धरती का जो निचला हिस्सा वो एक जगह से हटके दूसरी जगह चला जाता है। फिर अगर बोलते हैं हिमस्खलन, मतलब कि जो होता है हिम जो होता है, मान लो कि बर्फ वगैरह होते हैं, वो क्या अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह आता है। जब जब भूकंप आया ना भाई हमारी धरती को नुकसान होता है। ठीक, फिर बांध तथा तट बांध के टूटने से बाढ़ का आना, भाई बांध वगैरह टूट जाती है उसके चक्कर में बाढ़ भी आ सकता है। फिर आग लग जाती है, भाई आग कैसे आग कैसे लगती है, धरती के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर चीजें होती है, एकदम से विस्फोट कर जाती है। विस्फोट करते ही क्या है, धरती के अंदर आग लगती है, फिर ऊपर भी आग लगने के चांस हो जाता है। और आग छोटी मोटी नहीं होती, आग ऐसी लगती है सब कुछ तहस नहस कर देगी। फिर इमारतों का टूटना तथा ढांचों का ध्वस्त होना, भाई जितनी भी बिल्डिंग वगैरह वो टूट जाती है और जो ढांचे बने हुए हैं, मतलब कि जो भी चीज बनी हुई है वो सब टूट जाती है। सुनामी लहरें उत्पन्न होना, देखो भाई जब जब भूकंप आया ना, मान लो कि धरती है, ठीक है, यहाँ पे समुद्र है, अगर भूकंप आता है पानी के ऊपर तरफ आ जाता है, ठीक है, बहुत ही ऊपर तक जाता है। ठीक, इससे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हानि होती है लोगों को। फिर वस्तुओं का गिरना, भाई बहुत सारी चीजें गिर जाती है, जैसे मान लो कि बिल्डिंग बनी हुई है वो चीज गिर जाएगी, बिल्डिंग के अंदर जो भी चीज है वो सब गिर जाएगी, पेड़ पौधे भी बहुत सारे गिर जाते हैं। और जब जब ऐसा हुआ है तब तब बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। भाई जब भी तुम्हारे पास ऐसा होता है कि भूकंप से क्या क्या हो सकता है, तो इसके बारे में तुम्हें डिटेल में लिखना होता है। फिर सिर्फ तुम्हारे पास सिर्फ हेडिंग है, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, फिर बहुत सारा तुम्हें लिखना होता है, 3-3 लाइन कम से कम लिखोगे के बारे में बना के। फिर धरातल का एक तरफ झुकना, भाई जो धरती ना वो एक तरफ झुक जाएगी। तुमने देखा होगा बहुत बार, बहुत सारी कॉलोनी में ऐसे ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं। ये ज्यादातर भूकंप के कारण से हुआ होता है। ठीक, पहले एकदम बराबर होता है, फिर जगह क्या होता है एकदम से पहले मान लो एकदम सीधा था, ठीक, लेकिन क्या हुआ देखो कुछ समय बाद क्या होता है, वो सीधा नहीं होता, वो क्या होता है ऐसे करके ऐसे नीचे पहुंच जाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसा पहुंचता है। फिर अगली बात करते हैं भूकंप में कंपन क्यों होते हैं। भाई जो भूकंप है उसके अंदर कंपन होती क्यों है, ठीक है, तो कह रहे कि भूपृष्ठ, मतलब कि धरती का जो ऊपर का हिस्सा है उसे बोलते हैं भूपृष्ठ। भूपृष्ठ में पड़ी भ्रंश के दोनों तरफ सेल विपरीत दिशा में गति करते हैं। देखो धरती है वो क्या दोनों तरफ चलती है, इधर भी उधर भी क्या चलती रहती है। ठीक, फिर कि जहां ऊपर के सेल खंड दबाव डालते हैं ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ दबता है, ठीक है, उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांध रखता है। देखो एक ऊपरी परत है एक निचली परत है, ऊपरी परत और निचली परत, भाई दोनों के आपस में घिसते रहते हैं। ठीक, लेकिन क्या कभी उखड़ते नहीं है। कभी भी देखना कोई से बहुत ही प्लेन पत्थर लेना, ठीक, उन्होंने करना चिपकाना और पानी डालना बीच में, ऐसा खड़ा उखड़ेगा नहीं वो, लेकिन थोड़ी बहुत हिलती रहती है, थोड़ी बहुत हिलती रहेगी, लेकिन वो उखड़ती नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं हिलती है, बहुत थोड़ी हिलती है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। और देखो कुछ समय बाद क्या होता है, भाई ये जो घर्षण है ना इसका प्रभाव कम होता है। जब प्रभाव कम होता है धरती क्या वहां से हिल जाती है। ठीक, और कह रहे कि जैसी धरती हिलती है इसके परिणाम स्वरूप सेल खंड विकृत होकर अचानक से एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। और जो सेल खंड है, जो छोटे छोटे धरती के टुकड़े हैं, वो एक जगह से हटके किसी दूसरी जगह जाकर पहुंच जाती है। ठीक, और फिर इससे ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे भी दिशाओं में गतिमान होती है, इससे पृथ्वी में कंपन होती है। देखो जैसे ही वो घिसा, ठीक है, जो हमारा धरती की परत है ना, बहुत 3 परत है, मैं 3 परत के बारे में बताया, तो 2 परत आपस में घिसती है। जो 2 परत होती है वो क्या आपस में घिसती है, जैसे ही वो 2 परत आपस में घिस रही होती है, भाई वो क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। और जब वो दूसरी जगह जाती है उसके बाद क्या होता है, भाई उसमें देखो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तुम कभी भी किसी 2 चीजों को रगड़ोगे ना करके, कभी भी किसी 2 चीजों को रगड़ो, उसमें ऊर्जा जरूर उत्पन्न होती है, गर्म हो जाता है। तो मान लो घर पे जाना, दो लोहे को 2 किलो घिसना ऐसे करके, जैसे घिसोगे ना वो हल्की गर्म होती है, गर्म क्या ऊर्जा उत्पन्न हो रही है ना, जैसे वो ऊर्जा धरती के ऊपर से बाहर आती है, ठीक, एकदम से उसमें क्या होता है भाई कंपन उत्पन्न होती है, इसी कारण से भूकंप आता है। ठीक है, और इसलिए बोलते हैं भाई भूकंप पृथ्वी में क्या कंपन उत्पन्न होती है। फिर भूकंप के प्रमुख कारण क्या है, भाई ऐसे क्या क्या कारण है कि हमारे पास भूकंप आता है। सबसे पहला कि भाई भूकंप की उत्पत्ति के कारण के आधार पर भूकंप को निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। देखो भाई, तो पहला हमसे बोल रहा है कह रहे कि पहला देखो, पहले बोलते हैं भाई विवर्तानिक भूकंप, ठीक है, और दूसरे बोलते हैं इस पे क्या है भाई देखो, तो कह रहे कि सामान्य विवर्तानिक भूकंप ही अधिक आते हैं। देखो भाई ज्यादातर जो भूकंप आते हैं ना वो क्या है कि विवर्तानिक क्या था भाई, तुम्हारे एक और पॉइंट है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां पॉइंट है। ठीक है, तो कह रही जो मेरे पास क्या है कि विवर्तानिक भूकंप, कह रही कि सामान्यतः विवर्तानिक भूकंप भी आते हैं। जो जब भी तुमने भूकंप देखा हो ना, विवर्तानिक भूकंप देखा हो, आते कैसे, ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। भाई
ऐसा होता है, एक ऐसे पूरी लेयर बनी है, ठीक है, मान लो देखो ऐसा, मैं अपना दिखा रहा हूं, नीचे ऐसे एक लेयर बनी है, दूसरी लेयर ऐसे बनी है। अब इन दोनों के बीच में पता है क्या होता है, इन दोनों के बीच में बहुत सारी पहले मिट्टी भरी होती है, बहुत ही कुछ ना कुछ कण होते हैं, ये कण क्या धीरे धीरे बहुत ही खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि लकड़ी की प्लाई है एकदम से पूरी ध्वस्त हो जाती है, पूरी खराब हो जाती है अंदर से, मान लो लकड़ी की प्लाई है वो अंदर से पूरी खोखली जाती है, वैसा सेम चीज होता है। तो ऐसे मतलब 2 साल में 3 साल में क्या वो जो है ना वो खिसकती रहती है, धीरे धीरे क्या वो खत्म हो जाती है। तो एकदम से धरती के ऊपर से हल्की से नीचे आती है, जहां हल्की नीचे जाती है ऊपर क्या बहुत बड़ा झटका आ जाता है, ठीक है। तो वही किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होती है, जैसे उपमहाद्वीप महासागरीय प्लेटों का एक दूसरे से टकराना अथवा एक दूसरे से दूर जाना इसका मुख्य कारण। देखो भाई क्या होता है, कोई से भी दो देश है उसके मान लो कि उपमहाद्वीप होता है ना, जैसे एकदम मान लो कि क्या होता है, मान लो समुद्र है, समुद्र के ऊपर एक देश, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा देश, ये जिनकी जो ये जो जमीन है आपस में हल्की टक्कर खाती है, तो क्या सब जगह जगह भूकंप आता है, ठीक, ऐसा हमेशा होता है। तो मैं यकीन नहीं होता ना, क्या करो कि तुम देखो एक डाल दो कि ऐसा डाल दो वर्ल्ड मैप, ठीक है, डाल ऐसा वर्ल्ड मैप आज से मान लो कि 200 साल पहले, ठीक, ऐसा डाल दो, डाला वर्ल्ड मैप इन मान लो 1740 ऐसे डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया। फिर अगला डालना वर्ल्ड मैप इन 1840, वर्ल्ड मैप इन 1940, ठीक, ऐसे डाल देना। तो मैं इनके मैप में ना भाई देखो किसी भी एक जगह को देखना, किसी एक जगह को देखना, उन चीज में तुम्हें क्या देखो जमीन एक यहाँ पे होगी, थोड़ी हिल गई होगी, थोड़ी और हिल गई होगी, ऐसा हमेशा होता है, ठीक। फिर भाई अगली बात करते हैं जो मेरे पास है ज्वालामुखी भूकंप। देखो क्या होता है, एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी भूकंप समझा जाता है, मतलब कि ये भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र तक ही सीमित है। देखो क्या होता है, जो ज्वालामुखी होते हैं ना वो अंदर से विस्फोट करते हैं, जैसे विस्फोट करते हैं जहां तक ज्वालामुखी है वहीं तक वो सिर्फ फैलता है और कहीं आगे जाता ही नहीं है, ठीक है, वहां की धरती हिलती है। फिर अगला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं निपात भूकंप, ठीक है, कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं इसको, कह रहे कि खनन क्षेत्र जहाँ पे होता है ना कोयला निकालते हैं धरती के अंदर से, वहां की बात चल रही है। खनन क्षेत्र में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खनन की जो छत ढह जाती है, ठीक, जिससे जिससे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, इन्हें निपात भूकंप कहा जाता है। देखो भाई होता क्या है, कोयला निकालने धरती के अंदर से, ठीक है, धरती के अंदर से कोयला निकालते निकालते के बहुत ही गहरा गड्ढा कर दिया। अब क्या हुआ, अचानक से ऊपर का वजन झेल नहीं पाया गड्ढा, अब वो क्या होता है गड्ढा दब जाता है, गड्ढा जैसे ही दबता है, गड्ढे के दबने से क्या होता है भाई ऊपर ना हल्का सा भूकंप फील होता है लोगों को, ये चीज होती है। फिर अगले का बोलते हैं भाई व्यवसाय विस्फोट, ठीक है, अगला बोलते हैं भाई विस्फोट भूकंप। तो कह रहे कभी कभी परमाणु रासायनिक विस्फोट को भी भूमि कंपन होते हैं और इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। देखो क्या होता है, हर एक देश के पास परमाणु हथियार है, तुमने से 12th क्लास में पढ़ लोगे, 12th क्लास की पोल साइंस से पढ़ोगे, ठीक। अगर भाई तुम्हारे अगर कोई आसपास का जो दोस्त है ना, तुम उसको भी ये वीडियो दे सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ से मतलब इस चैनल पे हमारे पास है कि पूरी पोल साइंस की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, हमने हर एक चीज को कवर किया हुआ, नोट्स विद एनसीईआरटी, ठीक है, सब कुछ कवर किया हुआ है। अब देखो भाई मेरे पास है कि विस्फोट भूकंप क्या होता है, कभी हर एक देश के पास परमाणु बम है, वो क्या है अपना परमाणु परीक्षण करते हैं, वो चेक करते हैं उनका जो परमाणु बम ढंग से बना है कि नहीं बना, उस चीज को चेक करने के चक्कर में जहां पे वो चेक करते हैं उसके आसपास के इलाके में हल्का सा भूकंप का झटका फील जरूर होता है, ठीक है। फिर अगले बोलते हैं बांध जनित भूकंप, ठीक है, भाई कह रहे कि जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्र में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं। देखो होता क्या भाई, किसी किसी एरिया में ना भाई बहुत ही बड़े बड़े बांध होते हैं, मतलब कि ना बांध जिससे पानी को डैम, ठीक, जिससे पानी को रोक के रखते हैं, तो उसमें क्या एकदम से पानी का बहुत तेज प्रेशर निकलता है ना, तो वहां की जमीन क्या हल्की बहुत हिल जाती है, इससे भी क्या होता है। उसके बाद भाई हम अगली बात करते हैं कि जो मेरे पास है भूकंपीय तरंग के प्रकार कितने होते हैं। तो भूकंपीय तरंग भाई 2 भाग में बांट सकते हैं इसको, पहले को बोलते हैं भूभागीय, अगले बोलते हैं धरातलीय। भूभाग का मतलब जमीन के हिस्सा होता है, और धरातल में क्या होता है भाई, धरातल के अंदर होता है एक ना जो धरती के जितने भी तल है, 3 तल बताया मैंने, 3 में से कोई एक तल क्या थोड़ा हिल जाता है। तो पहले बात करते हैं भाई कि जो वैसे भूभागीय तरंगे क्या होते हैं। देखो भाई कह रहे कि ये तरंगे भूगर्भ में उद्गम केंद्र से निकलते हैं। देखो भाई जी पूरी मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी का केंद्र होता है, ठीक, पृथ्वी का केंद्र है, वहां से ये चीज निकल के आते हैं, ठीक। तो वही कह रहे कि निकलती है और विभिन्न दिशाओं में जाती है, ये तरंगे धरातलीय शैलों से क्रिया करके धरातलीय तरंगों में बदल जाती है। देखो होता क्या है, पृथ्वी का जो केंद्र होता है ना वहां पे क्या हल्का सा विस्फोट होता है, हल्का सा विस्फोट होता है, वो क्या हर एक परत को हिलाती है। तुम गूगल पर डाल दोगे ना, देखो अभी इस वीडियो को हल्का पॉज करो, गूगल देखो, मान लो कि तुम ना गूगल पर जाना,
गूगल पे जाना, जाकर सर्च करना सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक। तो तुम्हें क्या अपने आप जब भाई बहुत सारी लेयर होती है, बहुत सारी परतें होती है, ठीक है। अब अगला पास इसको बोलते हैं भाई भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती है। पहले बोलते हैं भाई पी तरंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंगे, इसको बोलते हैं मतलब कि स्प्रिंग के समान होती है। फिर ये तरंगे गैस, तरल व ठोस तीन प्रकार के माध्यम से होकर गुजरती है। ये जो तरंग होते हैं, देखो जैसा तुमसे ऐसा बोल दूं कि तुम ना ऐसे बेड में बैठे हो, ठीक है, बेड में बहुत तेज हाथ मारो तो तरंग क्या दूर तक जाती है, वैसे दीवार में बहुत तेज हाथ मारो, ठीक, या फिर कुछ भी मारो तो वो तरंग क्या दूर तक जाती है। वैसे ही हमारे पास जो पी तरंग है, जो प्राथमिक तरंग है, वो क्या है कि गैस से, तरल और ठोस, इन तीनों चीजों से होते हुए क्या आगे की ओर जाती है, ठीक है। मान लो कि धरती में तो तीनों चीजें, तो किसी एक पे विस्फोट होता है, विस्फोट के आगे इन तीनों की सहायता से, पहले मान लो कि गैस से आगे बढ़ा, ठीक है, तरल पे, फिर जाके ठोस पे, इन तीनों चीजों वही होते हुए गुजरती है। ये तीव्र गति से चलने वाली तरंग है, ठीक है, जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। और भाई ये तरंग ऐसी होती है जो धरती पर सबसे पहले पहुंच जाती है, इससे पहले कुछ तरंगे पहुंचती नहीं है। फिर अगला विभाग को बोलते हैं एस तरंगे, इसको बोलते हैं द्वितीयक तरंगे। कह रहे कि रस्सी का झटके के समान, भाई जैसे रस्सी को झटका मारते हैं ना, सिर के रस्सी पकड़िए, ऐसे झटका मारा, ठीक है, तो ऐसे है ना, ऐसे देखो वो कैसे बन की जाती है, वो ऐसे बन की जाएगी तुम्हारे पास, ऐसे ऐसे जाती है। तो भाई ये तरंगे क्या इसी प्रकार से होती है। तो कह रहे कि ये तरंगे केवल कठोर व ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। ये धरातल पर कह रहे धरातल पी तरंगे के पश्चात ही पहुंचती है। भाई देखो ये तरंग जब पहुंचती है ना, उसके बाद ये तरंग पहुंचती है, ठीक है। तो कह रहे कि इन तरंगों के तरल से ना गुजरने के कारण वैज्ञानिकों द्वारा भूभाग को समझने में सहायक होती है। देखो भाई ये ऐसा होता है ना कि ये तरंग ऐसे है कि देखो कि इन तरंगों के तरल से ना गुजरने के कारण, भाई ये तरल से तो गुजरती नहीं है, मतलब कि लिक्विड से नहीं गुजरती, जो हमारी धरती में जो पानी है ना, उस पानी से गुजरती ही नहीं है, पानी से आर पार जा नहीं सकती तरंगे, ठीक। ना गुजरने के कारण वैज्ञानिकों द्वारा भूगर्भ को समझने में सहायता होती है। देखो भाई अब ना हमारी धरती है उसका गर्भ कैसा है, वो पूरा ऊपर से नीचे तक कैसा है, इसको समझने में सहायता कैसे मिलती है। इसको समझने में जो सहायता मिलती है उसके पीछे एक ही कारण है भाई, और वो कारण है कि जो तरंगे निकल रही हैं वो पानी से ऊपर आती नहीं है। जब पानी से ऊपर नहीं आएंगी, जो वैज्ञानिक है ना वो समझ जाते हैं कि भाई जो धरती है हमारी कैसा रिएक्ट करती है, ठीक। धरती के अंदर अगर पानी खत्म हो जाएगा ना, तो भाई हर घंटे में तुम्हें झटके महसूस होंगे, ठीक। ऐसे इलाके जहाँ पे मान लो कि देखो ऐसे बहुत से इलाके जहाँ पानी बहुत कम है, वहाँ पे तरंगे क्या तुरंत पहुंच जाती है, ठीक। बहुत से ऐसे देश तुम देख लें भाई जहाँ पे बहुत सारे झटके आते रहते हैं। अगला भाई जो नेक्स्ट मेरे पास है, खिड़की पी तरंगे जिधर चलती हैं उसी दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। देखो भाई पी तरंगे जिस तरफ जाएंगी ना, जो पी तरंगे, तो उसी तरफ क्या वो दबाव डालती है। फिर ऐसे तरंग कह रहे कि ऐसी तरंगे तरंग की दिशा में समकोण व कंपन उत्पन्न करती है। देखो ऐसा 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 उत्पन्न करती है, बहुत ही कंपन जैसा, ठीक है, ऐसा उत्पन्न करती है, ठीक। कह रहे कि धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर सबसे अंत में अभिलिखित होती है। देखो भाई ये जो धरातलीय तरंग होती है ना, इसको बहुत ही बाद में नोटिस किया था कि हाँ भाई इतना भूकंप आया था, इतना भूकंप नहीं आया था, कह रहे कि और सर्वाधिक विनाशक होती है। देखो भाई और ये सबसे ज्यादा ही विनाशक होती है। अगर ये भूकंप आता है तो बहुत ही ज्यादा तहलका मचा के जाती है। तुम देखना भाई सबसे ज्यादा मतलब कि जो तरंग है ना वो कहाँ पे गिरी है, तुम ना गूगल पर डाल सकते हो भाई कि मोस्ट डिजास्टर प्लेस ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है, ऐसा डालना, मतलब कि ऐसा मान लो कि ऐसा एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा हानि हुई है, ठीक, भूकंप के कारण से, तो तुम्हें क्या अपने बहुत सारे इलाके मिल जाएंगे, ठीक। अब सुनो अगली बात करते भाई कि धरातलीय तरंगे क्या होती है। कह रही ये तरंगे धरातल पर अधिक प्रभावकारी होती है, मतलब कि धरती के ऊपर, मतलब कि धरातल तो धरती के तल के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी होती है, तुरंत झटके से सब कुछ खत्म कर देती है। कह रहे गहराई के साथ साथ इनकी तीव्रता कम हो जाती है। भाई जितनी गहराई में होती है ना ये, इनकी जो पावर उतनी कम होती रहती है। फिर कह रहे कि भूगर्भीय तरंगे ऐसी धरातलीय शैलों के माध्यम से कह रहे कि मध्य अनियोज्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है। देखो भाई क्या ऐसा होता है ना कि कोई सा एक विस्फोट हुआ, ठीक है, इस विस्फोट से आगे जाके अगर एक और विस्फोट हुआ, ठीक, तरंगे यहाँ से तरंगे जा रही है ना, फिर यहाँ से मान लो और आए गए, फिर और तरंगे जा रही है, फिर यहाँ से और आए गए, और तरंगे जा रही है। ये जो तरंगे जाए जा रही है, इससे क्या होता है भाई, इससे एक से एक विस्फोट होता है, फिर क्या और ही विनाशक रूप लेती है। लेकिन अगर क्या ये जाते हैं धरती के नीचे की तरफ तो विनाश थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ आएगी भाई तो विनाश ज्यादा होता है। अब सुनो कह रहे कि जिन्हें धरातलीय तरंग भी कहा जाता है, तो वे कह रहे कि धरती के अंदर उत्पन्न होने वाली जो तरंगे होती है हम क्या बोलते हैं भाई, धरातलीय तरंग बोलते हैं। कह रहे कि ये तरंग धरातल के साथ साथ चलती है
इन तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। देखो, अगर ठोस से गुजरेगा तो थोड़ा कम होगा, ठीक है, द्रव से गुजरेगा बहुत ज्यादा होगा, गैस से गुजरेगा और भी ज्यादा होगा। देखो धरती में तीनों चीजें, ठोस द्रव गैस, तीनों चीजें, मतलब कि यहाँ पे मान लो कि पत्थर वगैरह भी है, पानी वगैरह भी है, ओके, गैस वगैरह भी है। अगर पत्थर से गुजरा तो बहुत ही कम होगा, गैस से गुजरा भाई बहुत ज्यादा होगा, पानी से गुजरा थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब सुनो, तो कह रहे कि धरातल पर जान माल का सबसे अधिक नुकसान इन्हीं तरंगों के कारण होता है, जैसे कि इमारत व बांध का टूटना तथा जमीन का धंसना। भाई इसी तरह मतलब कि जो धरातल है इसके कारण से काफी ज्यादा लॉस होता है। फिर नेक्स्ट बात है भाई, प्राथमिक तरंगों तथा द्वितीयक तरंगों में अंतर क्या होता है। देखो, जो प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे दोनों के बारे में बता रखा है। कह रहे कि पी तरंगे तेज गति से चलने वाली तरंगे हैं तथा धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, ठीक। दूसरा, एस तरंगे, ठीक, धीमी तरंगे होती है। देखो ये बस तेज तरंगे हैं, ठीक है, धीमी तरंगे तथा धरातल पर पी तरंगे बाद पहुंचती। तुम्हें करना क्या भाई, ऐसा एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। एक तरफ तुम्हें क्या लिखना है, देखो बता दे रहा हूं मैं तुम्हें ऐसा एक बॉक्स बनाना है, ठीक। बॉक्स बनाया, एक तरफ क्या लिखोगे भाई, एक तरफ लिखना प्राथमिक तरंगे, इसको लिख देना मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देना। और जो तुम्हारा द्वितीयक तरंगे इसको तुम लिख देना यहाँ पे, ठीक, यहाँ लिख दिया। फिर क्या इसका पॉइंट बना, पहला पॉइंट ये लिख दिया, ठीक है, इसका पहला पॉइंट लिख दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ लिख दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ लिख दिया, ठीक है। ऐसा करके तुम्हें इसको बनाना है, तो तुम्हें काफी दिक्कत आएगी नहीं बनाओगे तो इसे। अब सुनो, दूसरा क्या रहेगा भाई, पी तरंगे ध्वनीय तरंगे की तरह होती है। भाई जैसे ध्वनि चलती है ना, ध्वनि बहुत स्पीड में चलती है, ये उसी की जैसे होती है। लेकिन ये तरंगे सागरणीय तरंगे तरह, मतलब जैसे सागर का पानी ना आराम आराम से आता है उस तरीके से होता है, ठीक। फिर ये तरंगे गैस, ठोस व तरल तीनों तरह के पदार्थ से होकर गुजर सकती है। मैं देखो, गैस से गुजर जाएगी, ठोस से, तरल से, तीनों जगह से गुजर सकती है। लेकिन कह रही ये तरंगे केवल ठोस पदार्थ से ही होकर गुजरती है, सिर्फ ठोस से होकर गुजरेगी और कहीं से नहीं गुजरती है। फिर अगला भाई जो हमारे पास है, ये तरंग कह रहे कि पी तरंग में कंपन की दिशा उत्पन्न तरंगों की दिशा के समांतर होती है। देखो भाई इसमें क्या होता है, जितनी कंपन हुई है, ठीक है, उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती है। मानो जितना देर विस्फोट हुआ ना, उतना ही विस्फोट सब जगह फैलता रहेगा, लेकिन इसमें नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, कह रहे कि एस तरंगों में कंपन की दिशा तरंग की दिशा में समकोण बना देती है, समकोण ऐसा ऐसा चौड़ा सा बना देगी, ठीक है, ताकि क्या भाई थोड़ा कम पहुंचता है। ये जो जैसे हो रहा है कि भाई देखो मैं ऐसा बता रहा हूँ, जो मेरे पास इतना ध्यान रखकर चलना, ये थोड़ा कम मतलब कि विस्फोट करती है, ये थोड़ा ज्यादा विस्फोट करती है, ठीक है। मतलब कि जितना हमारे पास हुआ ना यहाँ पे, जितना विस्फोट स्टार्टिंग में हुआ, देखो मान लो कि धरती है, ये तुम्हारी पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ जितना विस्फोट हुआ सब जगह उतनी पावर से फैलेगा, ये सब जगह उतनी पावर से फैलेगा। लेकिन अगर समकोण की बात करते भाई, समकोण में क्या होता है, समकोण के अंदर जितना हुआ इससे कम 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 कम, लास्ट में बहुत ही कम पहुंचती है, ऐसा होता है, ठीक है। फिर अगली चीज कह रहे कि ये सेलों में संकुचन और फैलाव उत्पन्न करती है। देखो ये क्या होता है, एक जगह से टुकड़ा देगी, एक जगह बहुत ही फैला देगी, ठीक है। जो धरती होती है ना, धरती की जो परत है, एक जगह बहुत टाइट कर देगी, एक जगह पूरी ढीली कर देगी। तो जिस जगह टाइट होता है, ठीक, उस टाइम तक क्या होता है, धरती पीछे खिंच जाती है, और जहां पे ढीला होता है धरती वहां से धंस जाती है, ठीक। कह रहे कि ये सैलो उभार तथा गर्त उत्पन्न करती है। भाई एक उभार उत्पन्न करती है, मतलब बहुत ही फूल सा जाएगा, ऐसे धरती फूलेगी, ठीक, हल्का सा वजन पड़ेगा तुरंत ऐसे फट जाती है, ठीक है। तो ये क्या तुरंत ऐसे करके ऐसे फट जाएगी, देखो मान लो ऐसा है ना, तो ऐसे होके ऐसे ऐसे फट जाती है, ठीक। और फिर क्या होगा, ये पूरी गहराई से बन जाती है, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ ऐसे बने हुए हैं। फिर भाई अगला मेरे पास है, कह रहे कि भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक। कह रहे कि भूकंप लेखी यंत्र, मतलब कि ऐसा यंत्र जो भूकंप के बारे में, भाई इतना भूकंप आया था, इतना कम भूकंप था, इतना तेज भूकंप था। तो कह रहे कि भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थान से पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है। भाई अभिलेखित का मतलब जैसे लिखी जाती है, ठीक है, मतलब अपने आप आ जाएगी। देखो हमेशा ना भूकंप के लिए मीटर लगा होता है कि भाई ऐसा इतना इतना तेज भूकंप आया था, इतना कम भूकंप आया था, ये सारी बात क्या है उस मीटर में अपने आप लिख जाती है, ठीक है। फिर कह रहे कि हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां कोई भी भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं होती। कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भूकंप आया लेकिन पता नहीं चलता कि भाई भूकंप आया है, ठीक है, वहां का बैलेंस ही ऐसा है। फिर ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। देखो मैंने क्या बोला भाई, देखो कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, देखो हमें क्या समझ चलना है कि भाई मेरे पास है भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है। कह रहे कि भूकंप ऐसा कह रहे कि यहाँ से कह रहे कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलिखित मतलब कि अभिलेखित नहीं होती, ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। ऐसी जगह जहां भूकंप के बारे में पता ही नहीं चलता कि भूकंप आया कि नहीं आया, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं
भूकंपीय छाया क्षेत्र। फिर अगली बात करते हैं भाई, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है, ठीक है। मतलब कि जो P और जो S तरंग के अभिलेखन से छाया क्षेत्र का स्पष्ट पता चलता है। देखो एक तो है P भाई जो कि मतलब प्राथमिक, इसका झटके बहुत तेज दिखते हैं, और जो S वाला है भाई इसके झटके दिखते ही नहीं, इसके झटके ना के बराबर होते हैं, ठीक है। मान लो कि इसके झटके हमें दिखेंगे नहीं कि हमें झटका लगा भी है। फिर यानी कि यह देखा गया है कि P तथा S तरंगे अधिकेंद्र से 105 के भीतर अभिलेखित की जाती है। 105 का देखो मतलब क्या है, देखो यानी कि P और S तरंगे अधिकेंद्र से, मतलब कि जो धरती का केंद्र है ना उससे 105 के भीतर, और जो झटके ना 105 के अंदर अंदर देखे जाते हैं, ठीक। कह रहे कि फिर किंतु 145 के बाद केवल तरंगे ही अभिलेखित होती है। जैसे 105 से बढ़ के 145 पहुंच जाता है, ठीक है, फिर क्या होता है, सिर्फ तरंगे ही तरंगे दिखते हैं कि हाँ भाई इतना तेज झटके आए थे, इतने झटके आए थे, सिर्फ वही चीज दिखती है। उसके बाद कह रहे कि अधिकेंद्र से 105 से 145 के बीच कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती। भाई देखो अधिकेंद्र से, धरती के अंदर से 105 से लेकर 145 तक जो भी भूकंप आएगा ना उसको लिखते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल होता है। कह रहे कि अतः क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र का काम करता है, ठीक है। ये जो जिस क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन सा क्षेत्र भाई, भूकंपीय छाया क्षेत्र, ठीक। भूकंपीय छाया क्षेत्र हमारे पास का ऐसा क्षेत्र हो जाता है जो कि देखो मैंने कहा भूकंपीय छाया क्षेत्र है। भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र हमारे पास हो जाएगा जहां पे भूकंप के झटके पता नहीं चलते, जहां पे 105 से लेके 145 के बीच में कोई झटका पता नहीं चलेगा भाई भूकंप आया भी है कि नहीं आया। फिर यद्यपि P तरंगे का छाया क्षेत्र S तरंगों के छाया क्षेत्र से कम होता है, मतलब कि जो P तरंग है, ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत ठीक है, यहाँ पे क्या होता है थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, लेकिन S तरंगों में बिल्कुल पता ही नहीं चलता। जो S क्षेत्र होते हैं ना, जो S तरंगे होती है भाई, देखो ये मेरे पास ये पहला है और ये दूसरे प्रकार की तरंगे मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ऊपर ही, वरना वीडियो थोड़ा पीछे कर लो तो पता जाएगा भी P तरंगे क्या है और S तरंगे क्या है। जो P तरंगे है उसमें थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन S तरंगों में क्या है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, ठीक है। फिर कह रहे P तरंगे केवल 105 से 145 तक दिखलाई नहीं देती, किंतु S तरंगे 105 के बाद कभी भी दिखाई नहीं देती। देखो भाई जो S तरंगे होते हैं वो क्या 105 के बाद ना कभी दिखेगी नहीं कि हाँ भाई तरंगे है भी नहीं कि नहीं है। देखो जितना कम होता है ना उतने ही ज्यादा झटके होते हैं, जितना थोड़ा ज्यादा होता है उतने कम झटके लगते हैं। इसका थोड़ा उल्टा सिस्टम चलता है, यानी कि हाँ भाई ज्यादा है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम, ऐसा नहीं होगा। इसमें जितने ज्यादा तरंगे दिखेंगी ठीक उतने कम झटके होते हैं, ध्यान रख चलना। कह रहे इस तरह S तरंगों का छाया क्षेत्र P तरंगों के छाया क्षेत्र से बड़ा होता है। इसके जितने पॉइंट है भाई इसको याद करना, ठीक। अब हम अगली बात करते हैं कि जिसको बोलते हैं बैथोलिथ व लैकोलिथ में क्या अंतर है। भाई छोटा सा है, ये तुम्हारे 1 से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कह रहा है बैथोलिथ मतलब कि भू प्रॉपर्टी में मैग्मा का गुबंदकार, मतलब कह रहे भाई देखो गुबंदाकार ठंडा हुआ पिंड है जो कई किलोमीटर की गहराई विशाल क्षेत्र में फैला होता है। देखो धरती के अंदर एक क्या होता है, एक ना बहुत ही ठंडी सी जगह टाइप होती है, ठीक है, जो धरती के बहुत ही ज्यादा कोने में फैली होती है। फिर अगली बात करते हैं, कह रहे कि जो लैकोलिथ है मतलब कि लैकोलिथ बहुत अधिक की गहराई में पाए जाने वाले मैग्मा से विस्तृत गुबंदाकार पिंड है जिनका तल समतल होता है और एक नली, मतलब कि जिसमें मैग्मा ऊपर आता है, मतलब इसमें ना कि धरती के अंदर से कुछ ना कुछ सामान ऊपर आता है, मतलब कि मैग्मा स्रोत से जुड़ी होती है। इन दोनों भू आकृति के मुख्य अंतर इनकी गहराई की। देखो भाई मेरे पास ना नॉर्मल में ये क्या है, एक में से बैथोलिथ मतलब कि बैथोलिथ, दूसरे बोलते हैं लैकोलिथ, ठीक। इन दोनों में से अंतर ये है कि एक के अंदर बहुत ही देखो एक क्या होता है गोल आकार का होता है और बहुत ही ठंडा होता है, दूसरा समतल होता है, ठीक है। और उसमें क्या भाई उसका ठंडा गर्म कुछ एकदम समान होता है, उसमें ना तो ठंडा है ना गर्म, एकदम समान है। फिर अगली बात है भाई ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाले एक आकस्मिक घटना है, इससे भू पटल पर अचानक विस्फोट होता है। भाई धरती के ऊपर एकदम अचानक से विस्फोट होता है जिसके द्वारा लावा हो गया, ठीक है, लावा, गैस, धुआं, राख, ठीक है, कंकड़ पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है जिसे भाई निकास नलिका कहते हैं, ठीक है। धरती के अंदर से ना निकलने वाले जितने भी सामान है वो सारे इसी के अंदर से निकलते हैं, ठीक। और फिर कह रही कि लावा धरातल पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है जिसे विवर या क्रैटर कहते हैं, ठीक है। देखो भाई नॉर्मली क्या होता है, ये जो लावा होता है मतलब कि जो ज्वालामुखी धरती के अंदर से एकदम छेद से, धरती के केंद्र से जो भी एकदम गर्माहट होती है उसको बाहर निकालता है, ठीक। और भाई इतना तेज होता है कि सब जगह फैलता रहता है, अभी भी बहुत सारी जगह है। फिर
भाई ज्वालामुखी के प्रकार है, 3 प्रकार के होते हैं। पहले बोलते हैं सक्रिय, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती है, देखो भाई, इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट तथा उद्भेदन होता रहता है, मतलब कि विस्फोट होता है और के बाहर ना कुछ सामान बाहर निकलता रहता है। तो इसका मुख सर्वदा खुला रहता है। इटली एटना ज्वालामुखी इसका होता है, ठीक है भाई। इटली का मतलब कि एटना एक मतलब कि एक तरीके से मान लो ज्वालामुखी का नाम है, ठीक, ये उसको उदाहरण है। इसका देखो ऐसा बना हुआ है, हमेशा ऐसा होता है और हमेशा से खुला रहेगा, और कुछ ना कुछ सामान का इसमें निकलता रहता है, ठीक है, और फैलता रहता है चारों तरफ। भाई उसके बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है भाई। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होती है वो समझो। कह रहे कि इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घ काल से कोई उद्भेदन नहीं हुआ था, मतलब बहुत देर से कोई इसमें विस्फोट नहीं हुआ था, किंतु इनकी संभावना बनी है, लेकिन संभावना बन नहीं है यहाँ भी कभी ना विस्फोट हो जाएगा। ऐसे ज्वालामुखी जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो इनसे जन धन की अपार क्षति होती है। देखो ये पहले तो फूटेंगे नहीं, और जहां फूटेंगे एकदम से बहुत ही झटके से फूटते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है भाई, जनता को बहुत ही ज्यादा हानि होती है भाई, बहुत दूर दूर जाके गिरते हैं, 1-1 किलोमीटर दूर जाके इसके छींटे गिरते हैं, ठीक है। खैर इटली का इसको बोलते हैं विसुवियस ज्वालामुखी, इसका एक प्रमुख उदाहरण है भाई। अगले बोलते हैं विलुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्राय बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी विस्फोट होने की संभावना नहीं होती, मतलब कि ना भाई ऐसे ज्वालामुखी जो पूरे बंद हो रहे हैं, पूरे सूख चुके हैं, ठीक। ये कहाँ पे भाई, म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है। कह रहे ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित आकृति के निर्माण प्रक्रिया, पहले बोलते हैं जिसको बोलते हैं कैलेड्रा, ठीक है। दूसरे बोलते हैं सिंडर शंकु। भाई दो चीज ध्यान रखे चलने वाले, ये हमारे पास देखो कह रहा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित आकृति का निर्माण प्रक्रिया। देखो भाई एक तो है मेरे पास की जो क्लाडेरा, क्या है मतलब क्लेडेरा, जिसको कैलेड्रा बोलते हैं, ठीक। दूसरे बोलते हैं मतलब कि सिंडर शंकु। ये दो चीज बनती कैसे वो समझो, विस्फोट के कारण बनती है और कुछ ज्यादा बड़ा रीजन होता नहीं इसके पीछे। सुनो भाई, कह रहे हैं कि ज्वालामुखी जब बहुत अधिक विस्फोट होते हैं तो ऊंचा ढावा बनाने के बजाय उभरे हुए भाग को विस्फोट से उड़ा देते हैं और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिसे हम जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम कैलेड्रा मतलब कि बड़ी कहाड़ी कहते हैं, ठीक है। देखो भाई ऐसा होता है ना कि ज्वालामुखी एकदम से है, ठीक है, मान लो ऐसी ज्वालामुखी बनी हुई है, ठीक, ऐसा, और यहाँ पे क्या एकदम से जम सा गया वो सारा, ये पूरे हिस्से को उड़ा देगी यहाँ से, ठीक है। अब क्या और चौड़ा हो गए, अब क्या इतना चौड़ा हो जाता है, फिर क्या है भाई इसी में से निकलता है चारों तरफ से, ठीक है। अब सुनो भाई दूसरे का हम बोलते हैं मतलब कि जिसको बोलते हैं सिंडर शंकु। जब ज्वालामुखी की प्रवृत्ति कम विस्फोट की होती है, मतलब कि ऐसी ज्वालामुखी होती है जो जिसके चांस बहुत ही कम होते हैं भाई विस्फोट होगा, तो अगर एक कम विस्फोट होती है तो निकास नालिका से लावा फव्वारे की तरह निकलता है। और निकास नालिका क्या होती है, ये जो होता है ना ऊपर से जहां से निकल रहा है, इसलिए बोलते हैं निकास नालिका, ठीक। और निकास के पास एक शंकु के रूप में जम जाता है। यहाँ पे क्या होता है भाई ऐसे जम जाएगा, ऐसे करके जम जाता है, ठीक है, जिसे हम सिंडेर शंकु कहते हैं। और ये जो जम गया ना ऊपर, क्या बोलते हैं इसको, सिंडेर शंकु। ऊपर वाले में क्या है, फूट जाता है, ये क्या फूट के और बड़ा हो जाता है, ठीक है। हर बार इसका छेद क्या बड़ा होता रहता है, लेकिन इस वाले में क्या होता है भाई, छेद इसका बड़ा नहीं तो बल्कि छोटा हो जाता है, मतलब कि हर बार ना छेद इसका बंद हो जाता है। फिर क्या ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्वेदी आकृतियां, पहले बोलते हैं सिल, सीट, डाइक। ये तीन तरह की आकृति बनाती है ज्वालामुखी। अब सुनो भाई, पहले बात करते हैं सिल व सीट, ठीक है। कह रहे कि भूभाग में लावा जब क्षैतिज तल में चादर के रूप में ठंडा होता है। देखो भाई ऐसा होता है, ऐसे ऊपर से गिरता रहेगा, ठीक है, मान लो कि ज्वालामुखी है, ठीक है, ऐसे ज्वालामुखी है, अब क्या ऊपर से गिरता रहेगा, लेकिन ये क्या ठंडा सा होता है, ये गर्म नहीं होता, ठंडा होता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि क्षैतिज जल में चादर के रूप में ठंडा होता है और यह परत काफी मोटी होती है, तो इसे सिल कहते हैं। यह परत जब पतली होती है तब इसे सीट कहते हैं। देखो भाई सिल व सीट क्या है, एक ठंडी परत होती है, अगर वो परत हमारे पास एक तरीके से मान लो, देखो कह रहे कि जब उस परत मोटी होगी हम उसे क्या बोलेंगे, सिल बोलेंगे, ठीक। लेकिन जब ये परत मेरे पास पतली होती है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं भाई, सीट बोलते हैं। फिर डाइक के बारे में पढ़ते हैं। डाइक क्या होता है, कह रहे लावा का प्रवाह भूभाग में कभी कभी किसी दरार में ठंडा होकर जम जाता है। भाई क्या होता है, देखो कभी कभार क्या होता है, जो लावा ना बहुत ही ठंडा हो जाता है, ठीक। ठंडा होने के बाद क्या होता है भाई, वो जो लावा है एकदम से मान लो पूरा एकदम सपाट हो जाएगा, ठीक। कह ठंडा होकर जम जाता है। यह दरार धरातल के समकोण पर होती है। भाई देखो जो धरती है ना, ऐसा मान लो ऐसा है,
ये बना हुआ है और ऐसा है, ठीक। तो यहाँ पे कहीं जम जाएगा, यहाँ पे जम जाएगा, अंदर उसके जम जाएगा, ठीक, ऐसा होता है, इधर कहीं जम जाएगा। तो कहने का जम जाता है, कह रहे कि इस दीवार की भती जो मेरे पास कह रहे कि देखो खड़ी संरचना को डाइक कहते हैं। यहाँ पे अंदर इसमें जमना शुरू हो जाता है, ऐसे इधर जम जाएगा, इधर जम जाएगा, ठीक है। फिर मान लो ऐसे जमते जमते पूरा पूरा भर जाएगा। तो ये जो जम जाता है ना, हम क्या बोलते हैं भाई, इसको डाइक बोलते हैं, ठीक है भाई। देखो तो मैं ना नॉर्मली मैंने क्या है कि जितनी भी चीजें हैं इसमें हमने ना ज्यादातर तो ज्वालामुखी के बारे में इसका क्वेश्चन बनता जरूर है, ठीक। तो मैं करना क्या है, जो चीज मैंने पढ़ा दी इसको पढ़ने के बाद अपनी एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़नी है। अगर भाई कोई चाहता है मैं एनसीईआरटी की भी रीडिंग करके उसको समझाऊं, हर एक पॉइंट को समझाऊं, तो भाई तुम्हें कम से कम ये जो वीडियो है, ठीक है, तुम्हें इस पे देखो ये एनसीईआरटी की जो बात है ना, जो एनसीईआरटी वाले बात है, ये मैं तभी स्टार्ट करूँ जब कम से कम 10K सब्सक्राइबर वगैरह हो जाएंगे ना, 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तभी जाके एनसीईआरटी कवर करूंगा इसमें, वरना उससे पहले कोई बात ही नहीं बनती है, ठीक। उसके बाद देखते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।